जो अब तक नहीं हुआ था वो हो रहा है। अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है जिस पर 5,000 के करीब अमेरिकी सैनिक रहते थे, उस पे के बारे में अब तक खबर सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि वो डूब गया है। सोचिए, ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। अब तक अमेरिका के साथ इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई थी। जो पर्ल हार्बर पर जो जापान ने बम बरसाए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उससे भी बड़ी घटना मानी जा रही है। ये पर्ल हार्बर से भी बड़ी घटना मानी जा रही है। उसके बाद अमेरिका ने परमाणु बम दागा था नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है? और क्या इसी का गुस्सा था कि भारतीय क्षेत्र में, भारतीय समुद्री क्षेत्र में जो ईरान का पानी का नेवी का जहाज था उसको डुबाया गया था? ये बड़ा सवाल है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि युद्ध के 8वें दिन आखिर अमेरिका को वो कौन सा झटका लगा है जिसके बाद ट्रंप अपने ऑफिस में टोना टोटका करते हुए दिखे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के 8वें दिन का सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मनु मीडिया की भी भाषा बदल गई है। सोचिए, जो मीडिया कल तक सुधीर चौधरी या सुशांत सिंह, ये तमाम लोग जो अमेरिका की गाना गाते थे, उनकी भी भाषा बदल गई है और ये सब एक एक रुपए का हिसाब दे रहे हैं। इन लोग का कहना है अमेरिका को ईरान के 30 लाख के ड्रोन को मार गिराने में 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध के 8वें दिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो सुनिए। ईरान ने फिर दावा किया है कि उसने अब्राहम लिंकन को भारी क्षति पहुंचाया है और जब से हमला हुआ है 10 से अब्राहम लिंकन की चर्चा कम हो गई है। इसमें लगभग 5,000 सैनिक रहते हैं और अगर यह खबर सही है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अक्सर युद्ध में हुए नुकसान को मोरल बनाए रखने के लिए छिपाया जाता है ताकि सैनिकों का मनोबल डाउन न हो। इस क्षति की भरपाई कर पाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान 6 मार्च को होना है और वोटिंग 21 अप्रैल को होगा। अगर ये अब्राहम लिंकन क्षतिग्रस्त और डूबती है तो ट्रंप के चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष वाले पहले ही ईरान वॉर और अमेरिका के सैन्य कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट की जगह इजराइल फर्स्ट हो चुका है। अगर ट्रंप की हार होती है, सबसे बड़े सेटबैक इजराइल का होगा क्योंकि इजराइल अकेले ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना भयानक हो गया है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार माना है कि ईरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। अमेरिका ईरान को हराने के लिए इस युद्ध में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। पहले 100 घंटे में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हर दिन 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध लंबा चला तो 4 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़ तक का खर्च आ सकता है। एक टॉमहॉक मिसाइल चलाने की कीमत 16 करोड़ रुपए है। B-2 बम्बर को उड़ाने का खर्च 1 करोड़ रुपए प्रति घंटा है। फाइटर जेट F-22 70 लाख और F-35 30 लाख रुपए घंटे के हिसाब से उड़ान का खर्च है। एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने का खर्च 60 करोड़ रुपए प्रतिदिन का है। इतना खर्च, इतनी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका ईरान को झुका नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ ईरान 16 लाख में बने ड्रोन मिसाइल से चिप ड्रोन स्ट्रेटजी के जरिए अपने दुश्मनों को नाक में दम कर दिया है। ये सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। युद्ध के 8वें दिन ये खबरें तमाम छन छन कर बाहर आ रही है कि किस तरह से बड़ी मुश्किल में जो है अमेरिका पड़ गया है। और इजराइल 20 वर्ष तक इजराइल ने दुनिया को बताया कि उसे कोई नहीं छू सकता। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3, धरती का सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा तंत्र, अरबों डॉलर का निवेश, अमेरिकी तकनीकी, दशकों का विकास। आज ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें तीनों सुरक्षा परतों को भेदते हुए हाइफा पर गिरी। 43 लोग मारे गए, 200 घायल हुए हैं। जरा इस कड़वी सच्चाई पर गौर करें। पूरी इजरायली सुरक्षा नीति जिसके कारण वे 1 साल तक गाजा पर बमबारी कर सके, 2 बार लेबनान पर आक्रमण कर सके, तेहरान में नेताओं की हत्या कर सके, 9.3 करोड़ लोगों के देश के साथ युद्ध शुरू कर सके। ईरान की संख्या है। एक ही धारणा पर आधारित थी, हम उन पर हमला कर सकते हैं लेकिन वे हम पर हमला नहीं कर सकते हैं। यह धारणा आज हाइफा में टूट गया। ईरान एक ऐसा देश जो 45 वर्षों से प्रतिबंधों के अधीन
जिसके पास पश्चिमी तकनीक तक पहुंच नहीं है और जिसे अमेरिका से सालाना 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता नहीं मिलती। उसने एक ऐसी मिसाइल बनाई जिसे मानव इतिहास का सबसे महंगे रक्षा तंत्र को भेद दिया है। अगर ईरान प्रतिबंधों के बावजूद ऐसा कर सकता है तो रूस द्वारा उन्नत हथियार पहुंचना शुरू करने पर क्या होगा, क्योंकि यह आज से शुरू हो गया है। रूस ने पुष्टि की है कि वह ईरान को वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण भेज रहा है। किसी राष्ट्र पर बमबारी कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति पर बमबारी नहीं कर सकते। और अब यह राष्ट्र आप पर पलटवार कर रहा है। इजराइल की अजेयता का युग समाप्त हो गया है। ये तमाम जो मैंने आपको पोस्ट बताया है ऑथेंटिक पोस्ट है जो मैं आप तक लेकर आया हूं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध के 8वें दिन अब तक 8 दिनों तक ईरान जो है इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ था। 8 दिनों तक ईरान जो है वो इजराइल से लगातार खुद के दम पर लड़ रहा था, लेकिन ईरान को ये आभास हो गया है कि अब उसे चीन और रूस की मदद लेनी पड़ेगी। और इसीलिए रूस ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो वायु रक्षा प्रणाली S-500 और S-400 इसको ईरान की सहायता के लिए देगा। दरअसल ईरान देखना चाहता था कि 40 साल में जो उसने बनाया है वो कितना कारगर है। अभी तो उसने चेगदू जो रूस का सबसे आधुनिक विमान है उसकी मदद ही नहीं ली है। तो धीरे धीरे ही सही ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा पूरी दुनिया में इसकी तबाही होगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत में क्या असर पड़ रहा है इस युद्ध का। लेकिन सोचिए अब ईरान ने रूस से मदद लेनी शुरू कर दी है और जब उसके आधुनिक तकनीक वाले मिसाइल पहुंचेंगे जिनकी क्षमता 12,000 किलोमीटर तक है, जब चीन से वो मिसाइलें लेना शुरू करेगा, खरीदना शुरू करेगा जिसकी क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है, और अंत में किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का जो शासक है उसने कहा है कि जब भी ईरान कहेगा मैं उसे परमाणु बम देने के लिए तैयार हूं। तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को कहां, दुनिया को कहां खड़ा कर दिया है। एक बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। अभी तक ईरान 8 दिनों से अपने दम पर इजराइल से लड़ रहा था और ये तय हो गया है कि उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के वायु रक्षा प्रणाली को तबाह कर रहा है। ईरान ने अपने दम पर अमेरिका के 9 देशों में जो सैनिक अड्डे हैं उसको तबाह कर दिया है पूरी तरह से, और अब उसको लग रहा है कि वो हथियार खरीदेगा। और रूस और चीन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदे में चीन है। उसको अपने सारे हथियार टेस्ट करने हैं, उसको अपने हथियार के मार्केट में जो अमेरिका है और जो इजराइल है उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करना है। इसलिए चीन को लगता है कि अगर उसके हथियार कामयाब हुए, मतलब ईरान अगर कामयाब हुआ तो चीन का हथियार कामयाब हुआ, रूस का हथियार कामयाब हुआ। इसके बाद अब तक जो दुनिया भर के देश अमेरिका और इजराइल से हथियार खरीदते थे वो चीन और रसिया से हथियार खरीदेंगे। और वही एक फील्ड है, आज चीन अगर अमेरिका से पीछे है तो वही एक फील्ड है हथियार की डीलिंग वाला। उस फील्ड में जिस दिन रूस की और चीन की विश्वसनीयता बन गई, जैसे लोग कहते हैं ना कि चीनी माल टिकाऊ नहीं होता है, इस युद्ध में चीन ये दिखाना चाह रहा है कि उसका हथियार टिकाऊ है और अमेरिका का जो विश्व सुपर पावर होने का जो दम है उसको बड़ा झटका लगेगा। ये गांठ बांध लीजिए। तो इस युद्ध के कई मायने हैं। रूस और चीन की ये जो जोड़ी है वो दिखाना चाह रही है कि अमेरिका कुछ भी नहीं है, इजराइल कुछ भी नहीं है, उसको हराया जा सकता है। और ये हथियारों का अपने अपने हथियारों का टेस्ट चल रहा है और उस टेस्ट में अब तक अमेरिका पानी पानी हो गया है, धुआं धुआं हो गया है। इतनी बड़ी कैजुअलिटी अब्राहम लिंकन के बारे में खबर तक नहीं आ रही है। ट्रंप के हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये बड़ा युद्ध है और दुनिया के नक्शे बदल जाएंगे। इजराइल नक्शे से खत्म हो सकता है अगर अमेरिका पीछे हट गया। अब इजराइल के पास बचने का एक ही रास्ता है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए और अब ईरान से अमेरिका वापस कदम खींचे। भारत की बात करें तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं इस युद्ध ने, आप इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए, इस युद्ध को आप देश के नजरिए से देखिए तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और इसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।